नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 5वें चरण के लिए घमासान तेज हो गया है। चुनाव की बची 164 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबों को मिलने वाले 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज देने का वादा करके बढ़त लेने की कोशिश की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन का हर बजट धर्म के आधार पर बंटने वाला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 15% बजट जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस देने वाली है, अलग से खर्च करने वाली है, जबकि हमारी सरकार ने सबको बराबर समझा और बराबर बजट दिया। इसके बाद सवाल खड़ा होता है, बीजेपी बार बार धर्म के मुद्दे पर ही चुनाव को क्यों ले जाना चाहती है। ओडिशा में राहुल गांधी ने फिर ऐलान किया, बेरोजगारों और गरीब वर्ग की महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए मिलने जा रहे हैं। हालांकि उनके दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर उनका चुनाव देखा है। वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला। यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है, जो कुछ हुआ, ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या आरटीए हो, या आरटीई हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना।
मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो 5 किलो की जगह हर गरीब परिवार को 10 किलो राशन दिया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 5 किलो 80 करोड़ लोगों को देती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इसको दुगना कर देगी। चुनाव के बीच में ये बहुत बड़ा दांव है। आखिरकार इतने ट्विस्ट और टर्न क्यों आ रहे हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को धर्म के आधार पर क्यों ले जा रही है और कांग्रेस बड़े बड़े ऐलान क्यों कर रही है? 19 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। 164 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और लड़ाई बहुत घमासान है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमित तिवारी, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित तिवारी जी। रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगेंद्र सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 15% बजट जो है कांग्रेस मुस्लिमों पर खर्च करेगी। वो कह रहे हैं, इसके पीछे किस्सा सुना रहे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय कांग्रेस अपनी सरकार केंद्र में थी, एक प्रस्ताव लेकर आई थी और हमने इसका विरोध किया था। उसके बाद ये जो है कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर हम विरोध नहीं करते तो कांग्रेस इसे कर देती। वही आशंका फिर जताई जा रही है। सवाल है, विपक्ष बार बार पूछ रहा है चुनाव को धर्म के आधार पर बीजेपी क्यों ले जा रही है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है इस बार, जो न्याय घोषणा पत्र जारी किया है, तो फिर ऐसी आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? नवीन जी, आपने बात की घोषणा पत्र की। आप उस घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर जाइए। उस पेज नंबर 7 पर आप आखिरी पंक्तियों को कुछ पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुसंख्यक वाद पर राजनीति नहीं होगी, वो नहीं करेंगे। तो अगर वो बहुसंख्यक वाद पर राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति किस पे करेंगे? ये स्पष्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत ये भी तो हो सकता है हम कोई वाद पर राजनीति नहीं करेंगे, सबको बराबर समझेंगे। जरूरी थोड़ी बहुसंख्यक पर नहीं करता अल्पसंख्यक करेंगे। नहीं, ये बोलते कि हम पंथ निरपेक्ष राजनीति करेंगे, हम धर्म, लेकिन बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या निकलता है कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करेंगे और अल्पसंख्यकवाद में इन पर्टिकुलरली मुस्लिम की राजनीति करेंगे, मुस्लिमवाद की राजनीति करेंगे। यह स्पष्ट है। दूसरी बात, इन्होंने अपने थोड़ा आवाज इको, आपकी आवाज सही आ रही, बोलिए बोलिए। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में एक और चीज कहा। उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉज है उसको सख्त करेंगे। तो निश्चित तौर पे पर्सनल लॉज किस पंथ के दायरे में आता है वो हम सबको पता है। उस पर्सनल लॉज के अंतर्गत ये ट्रिपल तलाक को वापस करेंगे। उस पर्सनल लॉज के अंतर्गत ये अन्य सभी चीजों में कोर्ट कानून के सामने शरिया को आगे रखेंगे। और ये हमने देखा है, आपने तो देखा है, शाहबानो से लेकर शायरा बानो तक का जो स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो तो हमने देखा है किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंदते हुए शरिया को प्राथमिकता देना और एक बूढ़ी महिला को उसके हक से वंचित रखना सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, ये कहां का न्याय है? इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं चाहिए। और ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, तो बाकायदा जो चीज लिखी हुई है उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? मैनिफेस्टो में कहां ये बात लिखी है कि 15% जो है मुसलमानों को देंगे? नहीं, ये इनकी पुरानी इनकी नियत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ये, हाँ, वो उनकी पुरानी जो कारनामे रहे हैं वो प्रधानमंत्री वो गिना रहे हैं कि ये बजट का 15% सीधा का सीधा निकालकर एक विशेष वर्ग को दे देना चाहते थे, जिसका अगर विरोध उस समय नहीं होता तो ये हो चुका होता देश में और वो हमारे और आपके सामने होता। ठीक है, जवाब उसकी बात। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं। दूसरी बात, इनके घमंडिया गठबंधन के नेता राम गोपाल यादव जी क्या कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है, उसका वास्तु खराब है, जो उस मंदिर में जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। ये सब हिंदू, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हम ला रहे हैं। किस तरीके से सनातन को खत्म करने की बात कही जाती है इनके घमंडिया गठबंधन के द्वारा। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि मुसलमानों को इलेक्शन के बीच में जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन वोटिंग प्रभावित करने के लिए क्या कहते हैं कि सारा का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये तो आपके और हमारे सामने है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, रतन तिवारी जी, बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोग चुनाव को
अलग मोड़ पर ले जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज दुगना अनाज देने का बड़ा वादा किया गया, ठीक है, लेकिन बीजेपी बार बार आपको उन्हीं मुद्दों पे घेर रही है जो बहुत साल से आपकी जो छवि बनी हुई है। आप लोग एक बार कह क्यों नहीं देते कि हम ये नहीं करेंगे? साफ साफ राहुल गांधी जी आप सामने आए और बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो नहीं करेंगे, साफ हो जाएगा मामला। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का जब 400 वाली पहली पिक्चर थी, वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फेज में वो पूरी तरीके से फेल हो गई और लगभग 382 सीट पे चुनाव मतदान हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 सीट के आसपास दिख रही है। 163 सीट पे मतदान होना है। अगर 163 सीट भी ये जीत लेते हैं तो भी सरकार नहीं बनाने वाली। आप देखिए ना, देश का प्रधानमंत्री मुद्दों की बात करनी चाहिए, देश में विकास कार्यों की बात करनी चाहिए। बनारस में क्योटो बनने वाला था 2014 से, आज क्योटो क्यों नहीं बना उसकी बात करनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी देश की जनता टाच लेके ढूंढ रही है, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। बुलेट ट्रेन 2022 में दौड़ने वाली थी, बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक पता नहीं है। न तो 15 लाख का पता है, न अच्छे दिन का पता है, न 2 करोड़ रोजगार का पता है। वो कह रहे हैं जो इस बार आएंगे, सारा काम कर लाने लेंगे, वाले बोल थे रहे हैं। उसका भी पता नहीं है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं कि ये मुद्दों की बात है, जनता जवाब चाहती है। लेकिन टेप रिकॉर्डर वही अटका हुआ है। मटन, चिकन, देश मछली बहुत और आगे बढ़ चुका है, मंगलसूत्र की इनका बात टेप कर रहे रिकॉर्डर हैं, वही भैंस अटका को हुआ है। छीनने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि अगर आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस पार्टी ले लेगी। लेकिन वह इंसान जब मंगलसूत्र की बात करता है तो देश की जनता हंसती है कि जो गुजरात से बहुत वर्ष पहले मंगलसूत्र चुरा के भाग गया हो, आज महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करता है। जो मणिपुर में महिलाओं के मंगलसूत्र को तोड़ा गया, वो मंगलसूत्र की बात करता है। जो जंतर मंतर पे बैठी बच्चियों के साथ बर्बरता होती है, वो मंगलसूत्र की बात करता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके प्रधानमंत्री इस देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और देश इस बार बहकने वाला नहीं है। देश पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। 4 जून को जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना टिकट गुजरात रवाना हो जाएंगे। जवाब नहीं दिया आपने, बाकी सारी बातें समझा दी। जवाब तो दे दिया। मेरा जवाब ही यही था कि नहीं, मुद्दों जो की प्रधानमंत्री ने बात जिसका जाहिर किया है, देश के 15% आप लोग बजट देंगे क्या मुस्लिमों को? देंगे नहीं देंगे, साफ बता दीजिए। देखिए, हमने तो हमारे किसी भी मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम 15% देंगे। हमने तो लगातार कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। हमने ये कहा है 30 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। हमने ये कहा है कि हम देश के गरीबों के जेब में पैसा डालने वाले हैं। ठकाठक डालेंगे, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ठकाठक बहुत हिट हो रहा है वो। तो बोल रहा हूं आपको, 1 जुलाई को सरकार बनने की बात, 1 जुलाई को रक्षाबंधन के दिन 8,500 रुपया महिलाओं की, मेरी बहनों के खाते में दिखाई देगा। सुबह उठेंगे उनके खाते में पैसा दिखाई देगा। और यह प्रधानमंत्री वाला जुमला नहीं है, यह राहुल गांधी की गारंटी है जो पूरी की जाएगी। ठीक है। नगेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव जी आज खड़गे जी के साथ आए और उन्होंने अनाज का जो वादा किया है, आपको लग रहा है यूपी चूंकि अब बहुत निर्णायक मोड़ पे है, जो चुनाव जो सीटें बची हुई हैं, करीब आधी सीटें यूपी की बची हैं, जो 1/3 सीटें में चुनाव होना है पूरे देश में, आपको लगता है यूपी में लड़ाई कुछ ज्यादा घमासान होने वाली है? यूपी में हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ या राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे जो इंडी गठबंधन के साथी लोग हैं, उनके साथ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो समाजवादी पार्टी में की विचारधारा में एतबार करने वाले लोग हैं, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, सबसे बड़ा राज्य है और जो सदन है, लोकसभा जो है, उसमें सबसे ज्यादा
जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं संसद लोकसभा के लिए, वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। जो 4 चरणों का चुनाव जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेतागण, इनके कार्यकर्ता जिस तरह से जनता के मनोभाव को जान चुके हैं, उससे भी इनको एक फ्रस्ट्रेशन साफ सा झलकता है। योगी जी ने कहा है, नगेंद्र जी आपने सुना भी होगा, योगी जी ने कहा एक भी सीट नहीं आ रही इनकी, एक भी नहीं आ रही, मतलब रायबरेली भी नहीं आ रही है। देखिएगा, इनको बड़ी बात कहने की आदत है, लेकिन तमाम बौद्धिक जगत के लोग, तमाम आम मतदाता इस बात को लेके सड़क पे खड़े होने वाले कोने से लेके और बौद्धिक जगत के लोग तक ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार है पिछले 10 वर्षों से, इस बार उसकी विदाई तय है। तो हम और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस और हमारे साथियों के साथ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी डिफीट देने जा रहे हैं। जिस तरह से 4 सीटों का जो पार्टी अपना इंटरनल सर्वे, अपना फीडबैक लेती है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। कितना आ रहा आपके सर्वे में, कितना आ रहा नगेंद्र जी, कितना बता रहे हैं? हम जी हमारे सर्वे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो तमाम ये समझिए कहीं ये शायद मेरे ख्याल से 2 का हासिल ना लगा पाए, ऐसा हम महसूस करते हैं। 2 1 हाँ जी 10 सीटें नहीं आएंगी, मतलब 2 अंकों में नहीं आएंगी। नहीं, 2 का हासिल का मतलब है 20 पे जाके 2 हासिल होता है, 20 पे जाके 2 हासिल लगता है, 10 पे 1 हासिल होता है। साफ साफ बता दीजिए ना, पहले क्यों बजा रहे हैं, साफ बता दीजिए। देखो देखिएगा, विधिवत परिणाम जो आएंगे वो 4 जून को आएंगे, लेकिन जो सर्वे है, जो फीडबैक है, हम पूरी तरह से पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक के जो चुनाव हो चुके हैं और बाकी 3 चरणों के जो चुनाव बाकी हैं, हमारा हर चरण में उत्साह बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रस्ट्रेशन है, इनकी जो बड़ी लीडरशिप है, उनके बयानों में झलकता है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी 79 सीट 79 सीट आ रही है, एक जो मोदी जी वाली शायद अभी वो फंसी हुई है हमारी, बाकी सारी आ रही हैं। बिल्कुल हम हर सीट को गठबंधन के साथ, हम हर सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम पूरे मनोयोग से उस वाराणसी की सीट को भी जीतने का प्रयास करें। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब, सुन लिया आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें। ऐसा क्या बदल गया चुनाव में? कुछ तो बदला है, जो विपक्ष का जो है कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो गया है और प्रधानमंत्री बार बार जो है धर्म के आधार पर वही जो उन्हीं मुद्दों पर ले जा रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव को ले जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? बार बार एक ही दांव चलेगा क्या? जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जितने हमारे को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। नवीन जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवतीत। अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग की परंपरा जो रही है सनातन धर्म परंपरा की, इसमें जो धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, देश और समाज के हित का काम करता है, शिक्षक का कार्य करता है, नेतृत्व जो नेता वर्ग है वो देश के और समाज के कल्याण का उसको प्रॉपर उसको लीडरशिप देता है, उसका धर्म हमेशा उसका रक्षण करता है, उसका सहयोग करता है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं देख रहा था, अपने तिवारी साहब ने एक सवाल उठाया कि क्या काशी क्योटो हो गया, होने वाला था। रतन जी से हमारे बड़े अच्छे मतलब संबंध हैं और अच्छे प्रवक्ता, उनको मैं मानता हूं, लेकिन पता नहीं वो इधर काशी गए हैं कि नहीं गए। नगेंद्र जी तो जरूर गए होंगे। मैं काशी का संयोग से रहने वाला हूं रतन जी। मैंने बचपन से देखा है काशी को, किस तरह से उसके सड़कों को, गलियों की अव्यवस्था, तार बिजली के लटकते थे, गंगा के घाट पर कितनी मतलब समझिए कि दुर्वास आने लगा था।
वो सारी चीजें खत्म हुई और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद रतन जी, जो एवरेज 30-35 हजार लोग आते थे, वहां पे लगभग 1,30,000 1,40,000 लोग रोज आ रहे हैं। जो नाव वाले निषाद लोग होते थे, मैं स्वयं अभी 1-2 साल पहले तक भी 200-300 में नाव लेकर के गंगा जी के 94 घाट घूम लेता था। आज उन नाव वालों का 2,000-2,500 रुपए हो गया एक फेरी का कीमत। महंगाई बढ़ गई कह रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी का लाभ है तो निश्चित तौर पे पर्यटक को पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये महंगाई बढ़ना नहीं होता है। हमें याद है नवीन जी की, हमारे पत्रकार मित्र बड़े वरिष्ठ, जब दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति 4 के नीचे आ गई थी, तो उन्होंने कहा मुद्रास्फीति, जो आपने भी सवाल उठाया, इतना कम हो गई तो लोगों को, किसानों को अपनी उपज का क्या कीमत मिलेगा, वो तो बड़े बुरी स्थिति में होंगे। तो ये तो देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखना चाहें गिलास आधा भरा है आधा खाली, गरीबों को पैसा मिल रहा है, वहां कमाई अच्छी हो रही है, ये कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, मैं एक चीज और आपको कहूं, रतन जी ने और उनकी पार्टी ने आज घोषणा की कि हम 10 किलो अनाज देंगे। ठीक है, बड़ा सवाल यह उठता है रतन जी कि जो कांग्रेस और विपक्ष के लोग उनके साथ लगातार आलोचना कर रहे थे कि देश के लोगों को जब आप गरीबी की रेखा से ऊपर ले गए तो 5 किलो अनाज देने की क्या जरूरत है। सारे नेता क्रॉस सेक्शन ये बोल रहे थे विपक्ष में कि उनको अनाज मत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। और आज आप रतन जी स्वयं कह रहे हैं मंच से कि 10 किलो अनाज देंगे। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है नवीन जी? मैं वाराणसी में चुनाव के दौरान इस दौरान गया कई इलाकों में, पिछले चुनाव में विधानसभा के 2022 में भी था। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी जी हमको मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। अब इसकी काट के लिए इस क्षण में आकर के आप सोचिए कि जब 360 से अधिक सीटों के लिए मतदान हो चुका है तो कांग्रेस ने ये एक जो चला है तुरुप का पत्ता, इससे उनको यह एहसास हुआ है कि ये एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करेगा। अन्यथा कांग्रेस तो इसकी आलोचना करती थी। इसका मैं एक दूसरा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा को एक देश की अर्थव्यवस्था में बोझ बताया था। बिल्कुल। लेकिन उनको जैसे ही लगा कि एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा है और काफी लोगों का हो सकता है इससे कल्याण भी होता हो, तो आज देखिए मनरेगा को उन्होंने शामिल किया और मनरेगा को बढ़ाते रहते, कभी भी घटाने की हटाने की बात नहीं किया उन्होंने। तो हमें लगता है कि अनाज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2012-13 में कि अनाज जगह जगह आपके एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा है, लोगों को दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय कहा था मुफ्त नहीं दे सकते हैं, लेकिन मोदी ने लागू कर दिया। अब कांग्रेस 10 किलो देने की बात करे अनाज, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं नवीन जी कि मुफ्तखोरी करने की और मुफ्तखोरी कराने की आदत देने की समाज और देश में कभी भी आदत ठीक नहीं होती है। जी ठीक है रतन जी, दो सवाल हैं इसमें जो है। एक तो यह प्रियंका गांधी जी लगातार अभी इसी हफ्ते इसकी आलोचना कर रही थी, 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्तखोरी बांट रहे हैं, बेरोजगार देना चाहिए था, फ्री में क्यों दे रहे हैं लगातार। दूसरा यह है, अगर आपने समझ लिया है तो क्या बहुत देर से नहीं समझा आपने? अब इतनी सारी सीटें निकल चुकी हैं, इसका कितना फायदा मिल पाएगा आपको? अगर पहले ही कर देते ऐलान तो और फायदा होता। अमीन जी, शायद दीक्षित जी यह नहीं बता पाए कि देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर इसी मनरेगा का विरोध करते थे, जो आज मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। देश के प्रधानमंत्री इसी आधार कार्ड का विरोध करते थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज आधार कार्ड सबके लिए जरूरी है। और राशन की बात अगर की जाए नवीन भाई, तो राशन खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने लाई थी। 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो जो अनाज मिल रहा था वो कांग्रेस पार्टी की योजना थी। प्रधानमंत्री जी ने उसे मुक्त करने का जो काम किया, ये तब करने का काम किया जब देश के युवा सड़क पर उतर रहे थे, देश में महंगाई हाहाकार मचा रही थी, 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। कोरोना काल में किया था, कोरोना की वजह से काफी ज्यादा बेरोजगारी आ गई। कोरोना काल में इसीलिए करना पड़ा, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के ऊपर आफत आ गई थी। तो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम 5 साल और मुक्त देंगे, तो आज हम गरीबों से जब राहुल गांधी मिल रहे थे पदयात्रा के माध्यम से, लोगों ने उन्हें बताया कि 5 किलो में साहब हमारा गुजारा नहीं होता है। तब कांग्रेस पार्टी ने 10 किलो उसे बढ़ा यही तो मैं कह रहा हूं, तो आपने घोषणा पत्र में करना था ना इसको, जैसे न्याय घोषणा पत्र है, देर कर दिया आपने।
बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूं, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। और दूसरी बात, न्याय योजना तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच थी। या 500 रुपए किसान निधि दे रहे हैं महीने के, हम तो 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने वाले हैं। आप बताइए दीक्षित साहब कि अगर किसी गरीब महिला को 8,500 रुपया अगर मिलता है महीने का, तो अपना गुजरा बसरा कर सकती है कि नहीं, अपने जीवन को जी सकती है कि नहीं। तो ऐसी योजनाओं का तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको बधाई देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजना है, इससे निश्चित तौर पे लाभ होगा। नहीं, योजना तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या है। लेकिन अगर बीजेपी फिर अभी आएगी, कह देगी हम 20 किलो देंगे, तब क्या करिएगा? ये भी कह सकती है ना। ये तो मतलब एक तरह से जो है, आप इतना दे रहे हो मैं इतना दूंगा, आप इतना दे रहे हो मैं डबल दे दूंगा। ये तो एक तरह से देश के सामने जो है ना, और वैसे भी थोड़ा अगर जल्दी करते तो और लाभ होता, ये मैं कह रहा हूं। मैं निश्चित तौर पे मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी जो करती है वो करके दिखाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक जो बोले हैं कर नहीं पाए हैं। तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे जनता को भरोसा ही नहीं रह गया। ठीक, अमित जी जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटता हूं, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि वो सत्ता पे आएगी तो 15% आरक्षण जो है वो बजट का जो बड़ा हिस्सा है, आरक्षण के अलावा वो जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को भी खर्च करेगी। ये उन्होंने अपने पुराने अनुभव के आधार पर बताया है। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं। चुनाव लगातार बदल रहा है, 2/3 सीटों पर चुनाव हो चुका, उसके बावजूद जो है चुनाव में बहुत सारी गर्मी बची हुई है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं अमित तिवारी जी, नेता बीजेपी के, रतन तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस के, नगेंद्र सिंह जी नेता समाजवादी पार्टी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। अमित तिवारी जी, आपने सुना होगा रतन जी ने जिस तरह से बचाव किया अपनी योजना का,
वो भी सुना होगा आपने। एक सवाल मेरा खास तौर से यहाँ पे है, राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार नए नए ऐलान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं, और उधर बीजेपी लगातार पुराने मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है और ऐसा लगता है बचाव की मुद्रा में है। चुनाव बदल रहा है लगातार, मानते हैं आप? नहीं, देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पे अगर आप चुनाव में हैं तो एक तुलनात्मक तरीके से दोनों का असेसमेंट होना चाहिए, दोनों पार्टियों का असेसमेंट होना चाहिए, दोनों गठबंधनों का असेसमेंट होना चाहिए, जो एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ इंडिया है। तो निश्चित तौर पे एक तुलनात्मक होना चाहिए। तो अब तुलना वो किससे करेंगे? जो 2014 तक इनकी सरकारें थी, तो उससे तुलना हमारी इस 10 साल की टेन्योर की तुलना होनी चाहिए। तो उसी तुलनात्मक पॉलिटिक्स का ये सारा कुछ हिस्सा है। अगर आप देखें तो जो कांग्रेस पार्टी कल तक, आपने भी वो कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, उसके विरोध में खड़ी थी, आज उसके समर्थन में आ गई और कहने लगी कि हम 5 के बजाय 10 देंगे। तो ठीक है, चलिए, उनको देर ही सही दुरुस्त समझ में आया। बढ़ा दीजिए थोड़ा, इसको 20 कर दीजिए। ये चल रहा है तो इसको बढ़ाने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी की राजनीति हम नहीं करते ना, हमारी अपनी रणनीति है और हम उस हिसाब से चलते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इन 395 सीटों पे जो चुनाव हो चुका है, उससे अब ये घबरा गए हैं। उनको पता है कि इनकी सीटें 40 भी नहीं आने वाली हैं। तो ये अब उस घबराहट में, अब देखिए कई लोग अपने अपने पर्चे वापस ले रहे हैं, किसी को चुनाव छोड़ के राज्यसभा के माध्यम से जाना पड़ रहा है, कोई वायनाड छोड़ के भाग रहा है सेफ सीट की खोज में, और कोई अनाप शनाप मंचों से बयानबाजी दे रहा है। तो ये उसी चीज का नतीजा। आपको मैं एक और बात बता दूं, अभी नागेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में कहते कहते ये कह दिया कि इंडिया अलायंस, उन्होंने भी इंडिया अलायंस नहीं कहा, उन्होंने भी इंडिया अलायंस कहा। तो ये बात तो कम से कम उन्होंने स्वीकार करी कि ये इंडिया नहीं है, जिसको ये बहुत ही ढोल पीट कर उसको बखान करते हैं, ये इंडिया अलायंस है। दूसरी बात, आपने जो कहा राहुल गांधी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स का, तो देखिए राहुल गांधी, मेरा मानना है कि उनकी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो भाजपा के खिलाफ नहीं है। वो उन्होंने जिन लोगों के साथ गठबंधन किया है वो क्षेत्रीय दलों के साथ है। ये मेरा अपना आकलन है। आप देखिए किस हिसाब से उन्होंने लेफ्ट का एक्सट्रीम जो एजेंडा हुआ करता था, प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने वो ले लिया, मतलब लेफ्ट की कहानी खत्म, जिसके साथ वो गठबंधन में है। उसके बाद कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो देखिए ये जातियों पे बात करना, जातिगत राजनीति करना, ये रीजनल पार्टीज का था। जैसे बीएसपी हो गया, एसपी हो गया, आरजेडी हो गया, ये इनका मुद्दा हुआ करता था। अब कास्ट सेंसस की बात कर राहुल गांधी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। उसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम रिजर्वेशन वगैरह की बात कर ये कहां पर हुआ करता था? ये डीएमके किया करती थी, आरजेडी किया करती थी, समाजवादी किया करती थी। तो ये उनकी भी राजनीति खत्म कर दिया। तो आज जो कांग्रेस लड़ रही है वो भाजपा से नहीं लड़ रही है, वो इन दलों से अपनी जमीन बनाने के लिए लड़ रही है। हमारी तो सीटें आ रही है, आज 395 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है, 350 हम क्रॉस आज ही कर चुके हैं। लेकिन इनकी जो घबराहट है, जो ये 40 भी पार नहीं करने जा रहे हैं, उसी का नतीजा है को गला फाड़ रहे हैं प्रधानमंत्री बोले जा रहा है। आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं रायबरेली का। रायबरेली में राहुल गांधी जाते हैं, वहां पर अपने से अपनी फैमिली का थोड़ा इको हो रहा है, चेक करा लीजिएगा, अपनी फैमिली का संबंध बताते हैं। वो कहते हैं मेरे परदादा जी का सीट है, मेरे दादी का सीट है, मेरी माता जी का सीट है, एक पारिवारिक बातें करते हैं, लेकिन अपने दादाजी को भूल जाते हैं। क्या कारण है जो अपने दादा से इतनी शर्मिंदगी कि उनका नाम तक लेना वो नहीं समझते हैं? उसी तरीके से प्रियंका गांधी जाती हैं रायबरेली और अमेठी में स्मृति ईरानी कहती हैं कि हमने 1,14,000 घर बनाए, 1.5 लाख घरों तक बिजली पहुंचाया, शौचालय बनाए। तो ये सारी बातें करते हैं। और प्रियंका गांधी वहां पे जाके कहती है कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर चला। अरे भाई 4000 किलोमीटर चला तो वो अपने लॉन्चिंग के लिए चला, उससे देश का क्या भला हुआ? दूसरी बात कहती हैं कि ये पुश्तैनी सीट है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने देश को बपौती समझ लिया था, और अगर इसी समझ के कारण उन्होंने कच्छदीपू द्वीप बेच डाला, मानसरोवर के सामने वाला गांव बेच डाला। किस हिसाब से अक्साई चीन को बोला, नेहरू जी ने कह दिया कि यहाँ पे एक घास नहीं उगता। इनको तो बात करना चाहिए
कि किस तरीके से जो ये बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं एम्स को लेकर। आपको पता है पहला एम्स किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था, और एकमात्र वही गांधी परिवार ने एकमात्र वही एम्स बनाया था जिसका ये बहुत बखान करते हैं। उसके बाद जो 6 एम्स बने हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बने हैं, और एक एम्स बनाया था मनमोहन जी ने। तो किस हिसाब से जो ये एम्स का बखान करते हैं, इनकी पोल पट्टी जब खुलने लगती है तो ये फड़फड़ाने लगते हैं। तो और बाकी जो एम्स बने हैं वो अभी मोदी जी के कार्यकाल में बने। तो सबसे ज्यादा एम्स हमारे कार्यकाल में बने, सबसे ज्यादा IIT हमारे कार्यकाल में बने, और मात्र 10 साल में एम्स का आपको स्पीड और स्किल पे बात करनी चाहिए कि जो सरकार 70 सालों में महज एक एम्स देकर उसका बखान करती रही, आज 10 सालों में हम उस एम्स कई गुना एम्स बना चुके हैं, उसके डबल एम्स बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पे इस पर बात होनी चाहिए, स्केल पे बात होनी चाहिए, स्पीड पे बात होनी चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी पे बात होनी चाहिए। आज जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है सरकार के माध्यमों से जो जानकारी दी जाती है सभी लोगों को, उस ट्रांसपेरेंसी पे बात होनी चाहिए। ठीक है अमित जी, ठीक है। रतन जी जो है जवाब तो दीजिएगा। साथ में एक सवाल जो है इसमें जो है कि क्या आपको लगता है सारे चीज़ों पे अगर आप बढ़त देना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यह आशंका ख़त्म करनी होगी कि जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बार बार बीजेपी बखान कर रही है, अंत तक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकवाद, तुष्टीकरणवाद, इसी पे बीजेपी आपको घेरती रहेगी। इस पे क्यों नहीं सफाई देते एक बार आप सामने आकर राहुल गांधी जी? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के गरीबों के साथ खड़े हैं, इस देश की युवाओं के साथ खड़े हैं, इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी देखिए भाजपा के हमारे मित्र उनके तरीके से गुमराह कर रहे थे कि रायबरेली और नवीन जी उन्होंने जब अपनी पर्चा भरा और हमने रायबरेली में काम किया, तो लगातार हम जीतते आए, और अमेठी में काम किया तो भी हम वहां पे लगातार जीतते आए। और इस बार अमेठी में एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही स्मृति ईरानी को हराने के कगार पे। और दूसरी बात मैं नवीन जी आपसे कहता हूँ कि अमित जी कह रहे थे कि 350 सीट तो हम जीत लिए। भैया, जब 350 सीट आप जीत लिए हैं तो देश का प्रधानमंत्री क्यों रो रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान कह रहा है? क्यों पाकिस्तान तालिबान कह रहा है? क्यों मच्छी मटन चिकन मंगलसूत्र की बात कर रहा है? अगर आप 350 सीट जीत लिए हैं तो अब तो मुद्दों की बात करिए, अब तो किसानों की बात करिए, अब तो महंगाई का मां बोल दीजिए, मणिपुर का मां बोल दीजिए, बेरोजगारी का मां बोल दीजिए। हम लगातार ये पूछ रहे हैं, और अंत में मैं ये पूछता हूं कि अगर अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के कांग्रेस को पैसा पहुंचा रहे हैं, और इस देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी को पता है कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैंने हर डिबेट में कहा था, जैसे ही चौथा चरण हम क्रॉस करेंगे, 5वें, 6वें, 7वें चरण में देश का प्रधानमंत्री अपना सर पटक पटक के घड़ियाली आंसू बहाएगा और रो रो के भावनात्मक अपील करेगा, और ये शुरू हो गया। और अभी तो देखते जाइए ना, अभी ड्रामा प्रधानमंत्री का देखते जाइए, अभी रिवर फ्रंट पे भी वो नाव में घूमेंगे और कहीं देखना, कहीं बोलेंगे कि मेरी जान का खतरा है। तो यही सब नाटक इनका चलेगा, लेकिन देश की जनता समझदार है, इनको इस बार 100-150 सीट पे समेटने जा रही है। नवीन भाई, ठीक है। नगेंद्र सिंह जी, आप जो है इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े जो है लाई हैं, ये आपको नहीं लगता कि जो है बार बार प्रधानमंत्री जो है अल्पसंख्यकवाद, तुष्टीकरणवाद पे घेर रहे हैं, और आज जो 15% वाली बात भी कही है, सामने आके खंडन कर दीजिए, अखिलेश जी से बोलिए, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है बहुसंख्यक आबादी जो है उसका पैसा काट के धर्म के आधार पर कुछ भी करने वाले नहीं है, साफ साफ बोल दीजिए, जो रिस्क खत्म हो जाएगा। देखिए बंधुवर, प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी है, मैं अपने पहले हिस्से में भी कह चुका हूं, पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूं, वो हार की हताशा दर्शा रही है। वो सब बात ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप स्पष्ट कर दीजिए ना। जो स्पष्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाकर विभिन्न लोकतंत्र को मजबूत करने वाले मीडिया के लोगों के सामने जाकर जो 10 साल की उपलब्धियां उनको कहना चाहिए। जब इनके बड़े लीडरान के बयान बड़े मंचों से या मीडिया के बड़े पटलों पर हम देखते हैं, तो आज भी ये 14 से पहली बयानबाजी, 14 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस तरह की बात कह रहे हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 10 सालों में ये कुछ नहीं कर पाए हैं,
नौजवान को रोजगार नहीं दे पाई हैं, किसान नगेन जी, इससे बात आगे बढ़ चुकी है, अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो कुछ नया करना पड़ेगा। सुनिए, हाँ मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की एक भैंस छेड़कर धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्य कर रहे हैं, और जो ये दावा कर रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास करेंगे, वो जो स्वयं ही जुटला रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपने सुना होगा आज आलमगीर आलम गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के कांग्रेस के बड़ा नेता और मंत्री, कई बार के 4 बार के पाकुड़ से विधायक, और लगातार कांग्रेस झारखंड में जिनको अपना चेहरा मानती थी, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले 37 करोड़ के नोट निकाल के सबके सामने देखिए। तो क्या इसका भी नुकसान होगा कांग्रेस को? करप्शन वाले मुद्दे पे प्रधानमंत्री घेर रहे हैं और जो धर्म के मुद्दे पे उस पर घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला अब जो है सिमटता जा रहा है इन सब चीजों पे। देखिए जी, रतन जी, एक सवाल है कि जब टेम्पो में भर भर करके अडानी और अंबानी के यहाँ से नोट जा रहे थे तो चौकीदार क्या कर रहे थे? अब आप देखिए, खाली झारखंड का एग्जाम्पल आपने दिया, झारखंड में ही चौकीदार ने 354 करोड़ पकड़ा था धीरज प्रसाद साहू जी के यहाँ से, वो जो भेजने वाले थे शायद चुनाव प्रचार के लिए, खर्च के लिए। और तर्क देखिए क्या धीरज जी ने दिया था कि उनके पास जो उनका अकाउंटेंट था छुट्टी पे था, इसलिए वो 354 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाया था। और आज देखिए चुनाव के बीच में आलमगीर आलम जी का ये आलम है कि उनके यहाँ से 37 करोड़ 68 करोड़ जब पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं कि जी ये जो आदमी था, ये सीपी सिंह जी एक पहले मंत्री थे भाजपा के, उनके समय का इकट्ठा किया होता, हम नहीं जानते थे, गलती से अपने पास रख लिए थे। अब आप कमाल देखिए कि उनकी राज्य सरकार 38 करोड़ दबा के उनका पीए और उसका नौकर बैठे हुए, करारी गड्डियां, और उनकी नाक के नीचे उनको पता नहीं कि ये सीपी सिंह के समय, बीजेपी के समय का पैसा दबाए बैठा है और उसी को अपने घर पे रखे हैं। मतलब इस तरह के तर्क दिए जाते हैं जो आम जनता कई बार वो नोटों की गड्डियां देखती, तो मैं सोचता हूं कि बेचारे गरीब लोग कई बार कहते हैं एक आध गड्डी भी मिले होते तो उनका भाग्य होता, जनन सफल हो जाता। तो अब तो ये ऑटो से, टेम्पो से कैसे गड्डियां आती थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि देखिए 72,000 रुपए सालाना हर परिवार को देने की बात 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके, और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था चौकीदार चोर है। ये 2 बड़ी चीजें सामने थी। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली आपको पता है? वो तो पुलवामा आ गया था, हमें लगता है पुलवामा की वजह से नहीं मिल पाई। नहीं देखिए, हम एक चीज और बताएं आपको, हो सकता है वो एक कारण हो, लेकिन आखिरकार 72,000 पर पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया था कि नहीं मांगा? और एक रतन जी कह रहे थे, मैं रतन जी को अप्रिशिएट करता हूं कि 8,500 रुपए हर परिवार को मिलेगा महीने, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसको सहने की शक्ति क्या पिछले 75 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में हमने बनाई है? उसमें कितना योगदान कांग्रेस का, कितना बीजेपी का और अन्य पार्टियों का है? आज मैं कर्नाटक में सिद्धारमैया जी से पूछ रहा था, 5 गारंटी देने के बाद स्वयं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी ने कहा हमसे कि हमारे पास अब कोई ऐसा पैसा नहीं है जो कैपिटल इन्वेस्ट करके हम सड़कें, पुल और ये सब चीजें बना सकें। तो आप 8,500 रुपए महीने नहीं, मैं तो चाहूंगा कि देश में दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे सोशल वेलफेयर फंड होता है और लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, आप 1,000 पाउंड पर मंथ सभी बेरोजगारों को दीजिए। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? पूरे देश के लोग खुश होंगे। लेकिन इतने संसाधन पहले देश में एकत्रित करने की व्यवस्था करें। क्या आप इसको पाकिस्तान और श्रीलंका बनाना चाहते हैं? जी बोलिए, जवाब दीजिए। ये बताइए, या पाकिस्तान को और तालिबान को लाके खड़ा कर दिया, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए कैसे माफ हो जाते हैं। उद्योगपति प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी के नीचे से राइट ऑफ में और माफ कैसे करने भाग में जाते फर्क होता है। यह सब नहीं बताएंगे। राइट ऑफ यह बताएंगे कि अगर हम मुफ्त में गरीबों की जेब में पैसा डालेंगे, अमीरों से छीन कर डालेंगे, तो देश पाकिस्तान हो जाएगा। अरे दीक्षित साहब, इस देश को आप ये समझाइए कि 19 से 23 ऐसे हैं
जितना उनके पास कैपिटल और पैसा है उससे ज्यादा उतना पैसा 70 करोड़ लोगों के पास है। तो यह सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार है, चंद लोगों को पैसा कमवाने वाली सरकार है। रेलवे दे दिया आपने, एयरपोर्ट दे दिया, सारे कुछ आप प्राइवेट सिस्टम में डाल रहे हैं और उद्योगपतियों के हवाले पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम पूरी यंत्रणा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने अगर कदम उठाया है कि हम 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे महीने का, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो आपको तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए। यह कहना चाहिए कि मोदी जी अगर अमीरों का पैसा माफ कर सकते हैं तो राहुल गांधी जी गरीबों के जेब में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, बोलिए अमित जी। नवीन जी देखिए, कॉर्पोरेट परस्त किसे कहते हैं आपको पता होगा। अगर इस देश में पहली बार किसी एक कॉर्पोरेट घराने का एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था तो वो संजय गांधी को दिया गया था, मारुति के लिए। रतन जी को शायद उसके बारे में पता नहीं है। तो कॉर्पोरेट घराने का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। मारुति का एक्सक्लूसिव राइट संजय गांधी को मिला और 1000 सीसी से ज्यादा कम गाड़ियों बनाने का एक्सक्लूसिव राइट पूरे देश में संजय गांधी को दिया गया। और ये बात करते हैं कॉर्पोरेट घराने के लिए ऐसा किया गया वैसा किया। अरे भैया पहले अपना इतिहास तो पढ़ लो, फिर दूसरे के बारे में बात करना। पहले अपना जाके संजय गांधी के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? मेनका गांधी जी नाराज हो जाएंगी। तुम्हारे नाना ने मेनका गांधी जी नाराज हो जाएंगी। चोरी किया है, पत्नी आपकी सांसद है भैया। उसके बाद करना। देखिए किस हिसाब से जो लोग आज वो संजय गांधी का नाम क्यों लेते हैं? खड़गे जी हर वरुण गांधी नाराज हो जाएंगे। अरे भैया संविधान को खतरे में डाला किसने? संविधान को खतरे में ऊपर लगातार प्रहार आप कर रहे हैं। संविधान को बदलने की बात आपके सांसद कर रहे हैं और खतरे में डाल हम रहे हैं। इसको बंधक बनाकर बना है देश की मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ किया, मूल आत्मा के साथ उसने छेड़छाड़ किया। कोतवाल को डांटे, संविधान बंटा ढाल आप करो, संविधान को चोट आप पहुंचाओ, लोकतंत्र को खत्म आप करो और दोष मर दो कांग्रेस के ऊपर। आप देखिए वाह वाजपेयी वाह। चुप कराइए, इनको मैं सुन रहा था। रतन जी सुन लीजिए फिर बोलिए। रतन जी सुन लीजिए। देखिए ये तिलमिलाहट, इनका झूठ सुनने के लिए बैठे हैं क्या? कोई बात नहीं, वो सही उनकी बात भी आनी चाहिए, आपकी बात भी आएगी। झूठ बोलने की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं और इनके छोटे छोटे प्रवक्ता आके भी झूठ बोलने लगे। तिलमिलाहट नहीं होती। देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए इतनी जहर, इतनी घृणा, इतना वैमनस्य ये लोग फैलाते हैं कि हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देना, उनकी एक भावनात्मक चीज को भी एक तरीके से एक मुद्दा बना देना कि ये घड़ियाली आंसू है। नवीन जी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक माँ का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया है। अगर वो अपने आप को आज कहते हैं बाल और दाढ़ी नहीं निकलवाए, कुंवारे सनातनी माँ को खोया लेकिन दाढ़ी और बाल नहीं निकलवाया। क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैंने कहा कि माँ को खोया लेकिन दाढ़ी और बाल नहीं निकलवाया। व्यक्तिगत टिप्पणी देखिए रतन जी शायद हिंदू सभ्यता से, हिंदू परंपरा से बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं है। शायद इटालियन सभ्यता इनमें ज्यादा है। अगर कोई भी राज सत्ता पर हमको पता है, हमको पता है, सभ्यता हमें पता है कि हमारे परिवार में अगर कोई सदस्य का निधन होता है तो हम अपने दाढ़ी और बाल को निकलवाते हैं। वर्जित कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुन लीजिए। राज सत्ता पे अगर कोई भी बैठा हो तो वो अपना पर्सनल क्रियाकलाप के लिए उसको वो नहीं कर सकता, वो सर नहीं मुंडवा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता अगर वो राज सत्ता पे बैठा है तो। इसका ज्ञान थोड़ा सा जाकर पता कीजिए, पढ़िए, लेकिन अमित जी राहुल गांधी का दर्शन छोड़कर सनातन दर्शन दीजिए तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अमित जी यहाँ पे एक सवाल है, अभी आप लोग भले नहीं समझ पा रहे हो लेकिन आज जो दुगना राशन की बात कांग्रेस ने की है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ये जब दूर तक जाएगा तो इसकी दिक्कत होगी बीजेपी को। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए थे। आपने बताया ना हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल ने कहा इन्होंने 1500 रुपए हर महिला को का जुमला है अभी। आप तो जाकर हर जगह रिपोर्टिंग करते हैं। आप जाकर वहां पर देख लीजिए। यहाँ पर कांग्रेस ने बोला है कि यहाँ पर 2000 रुपए 2500 रुपए महिलाओं को देंगे कर्नाटक में। किसको मिला?
किस तरीके से बिजली उलट अलग ही महंगी हो गई भैया, है। कर्नाटक और तेलंगाना में पता कर लीजिए अमित जी। आपको मैं बिल दिखा देता हूँ, लगाइए अपने कार्यकर्ताओं को। अरे भाई साहब क्या कंट्रोल, आप मिलने शुरू हो गए। जाकर थोड़ा पढ़ लिख के आइए रतन जी, उसके बाद बैठिएगा। हम कह रहे हैं भैया वहां पे मुफ्त में बिजली भी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है 2047 के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। नवीन भाई, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप अपने ऑनलाइन पे उस नंबर को लीजिए और कॉल करिए तेलंगाना में, उस व्यक्ति से पूछिए, वो बता देगा आपको कि यहाँ पे 2000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं मुफ्त में बिजली। अरे तो आप नंबर दे दीजिए ना, किसी का नंबर दे दीजिए। हम किससे बात करके आए? अभी दे देते हैं नंबर, तेलंगाना आप उसको चलाइए और आप भी अपने किसी कार्यकर्ता से पूछिए। कर रहे हैं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हम नरेंद्र मोदी जैसे झूठ नहीं बोलते, झूठ का माहौल नहीं बनाते। ठीक है, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए, आज जिस तरीके से रोजगार का सृजन हुआ है, वो फॉर्मल इकोनॉमी के थ्रू जिस तरीके से रोजगार का सृजन हुआ है, मुद्रा योजना दिया गया है जो 43 करोड़ युवाओं को, जिस हिसाब से विश्वकर्मा योजना के थ्रू लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, तो आज इनको दुख किस बात का है नवीन जी पता है? क्योंकि आज लोग इनके पास अपनी जमीनें लेकर नहीं जा रहे नौकरी के लिए, इस बात का इनको दुख है। आज गरीब इनको ठोकर मारते हुए क्यों रो रहे हैं? ये तो हैरान है, क्यों फंसा रहे हैं? गरीबों को 4 करोड़ को बताना चाहिए ना कि हमने ये काम किया है। गरीबों को के घर में शौचालय कैसे बन गया, ये हैरान है कि गरीबों के घर तक बिजली कैसे आ गई। उनको ठीक है, आप दोनों की बात सुन ली मैंने। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अंधेरे में रखा, उनके घर तक बिजली नहीं पहुंचाई। आपकी बात को बढ़ाता हूँ आगे। निश्चित तौर पर इनको है। पहले गैस सिलेंडर के लिए, नवीन जी 10 सेकंड दीजिएगा, पहले गैस सिलेंडर के लिए सभी एमएलए के पास अपना अर्जी लेके जाते थे, भाई साहब सिफारिश कर दीजिए। इसीलिए 300 का गैस सिलेंडर 1200 में कर दिया इनके काल में। आज वो हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं यही बात पूछता हूँ। इंदुकान जी, आपने बीजेपी के दावे सुन लिए, बहुत सारा काम किया है और किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है, 85 लेकिन उसके बावजूद भी दलाली हुआ करती थी। अमित जी, सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए, रतन जी, 85 पैसा कांग्रेस की दलाली हुआ करती थी, वो आज खत्म हो गई है। आपकी बात आ गई, आपकी बात सभी बौखला गए। इंदुकान जी, इतना सारा विकास किया है तो फिर बार बार प्रधानमंत्री को उन्हीं मुद्दों पे वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ती है जो ट्रस्टेड है उनके, जो है हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुद्दे। इतना सारा विकास किया है और आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, विकास तो किया है, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा जनता के ऊपर उनको? नवीन जी, देखिए, इसमें मेरा यह कहना कि हमारे देश में चुनाव जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ज्यादा भावनात्मक मुद्दों पे लड़े जाते हैं। 2004 का हमें याद है, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए क्या नहीं किया था। पूरा देश मानता था, पक्ष विपक्ष, लेकिन पूरी तरह से हार के 2004 के चुनाव में बाहर हो गए सत्ता से। वाजपेयी सरकार ने 2004 में क्या काम नहीं किया था, लेकिन शाइनिंग इंडिया मूवमेंट चलाया और वो सत्ता से बाहर हो गए। तो इस देश में 2019 में ठीक कह रहे थे रतन जी कि बालाकोट हुआ था और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप भी कह रहे थे। अगर वो नहीं होता तो शायद इतनी थ्रेटिंग मेजॉरिटी मोदी को नहीं आती। तो ये बातें समझते हैं लोग। हमारे देश में जिन मुद्दों की रतन जी और नगेंद्र जी बात कर रहे हैं उनका असर होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से समाजवादी पार्टी नहीं हारती। किसानों का आंदोलन सर पे था। आपने देखा है देश में कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे सत्ता परिवर्तन हो गया हो? कम से कम बेरोजगारी के मुद्दे पे तो नहीं होता, महंगाई के मुद्दे पे जरूर बात होती है। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री और भाजपा ने देखा कि जैसे ही आरक्षण का मुद्दा, संविधान बदलने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, उन्होंने दूसरे चरण से मुद्दों को बदल दिया और इमोशनल मुद्दों को बात करने के गोल पोस्ट पर विपक्ष को भी ले आए वो। जी ठीक है, समय खत्म हो गया है। सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।